एक निर्णय हो चुका था, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता। जियान ए ने पहले ही अपनी अभिव्यक्ति बदल ली थी। उसने सभी की ओर देखा और कहा, आप लोग जमीन के पहले टुकड़े के बारे में क्या सोचते हैं? जब सभी ने ये सुना, तो उन्होंने तुरंत अपने भाव दूर कर दिए। दाढ़ी वाले एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, हेलो सीईओ, मैं सोंग यी एओ, बाजार परिचालन विभाग का निदेशक हूँ। भूमि के पहले टुकड़े के संबंध में ऐसा लगता है कि विकास विभाग एक विकास बाधा में फंस गया है। इसलिए हमने कल रात एक साथ इस पर चर्चा की। जैसे ही वह बोला, सोंग यी एओ ने उसके सामने दस्तावेज फोल्डर खोला और जारी रखा। जमीन का पहला टुकड़ा वानबाओ जिले में है। यह जमीन का सबसे बड़ा टुकड़ा है जो वर्तमान में बैयून शहर में खाली है। वहाँ एक बड़ा भूमि क्षेत्र है, जिसका अर्थ ये भी है कि परियोजना का विकास सुविधाजनक और विविध है। सोंग यी एओ ने तुरंत जियान ए की ओर देखा और हल्के से आह भरी। लेकिन जमीन के इस टुकड़े का स्थान विशेष है। इसके आसपास 4-5 स्कूल हैं। बैयून शहर में एक स्पष्ट नियम है जो पाठ के दौरान स्कूलों के आसपास निर्माण पर रोक लगाता है। इसका मतलब है कि हमारा निर्माण केवल सर्दी और गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही हो सकता है। ये 2 अवधियां ऐसे समय हैं जब मौसम एक वर्ष में सबसे खराब स्थिति में होता है। मौसम निर्माण में जो प्रतिरोध लाता है वह स्वतः स्पष्ट है। इसके अलावा एक बार जब स्कूल छुट्टियों के दौरान उपचारात्मक पाठ आयोजित कर रहे हैं और अपनी कक्षाओं की अवधि बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास उपलब्ध समय और कम हो जाएगा। इतने कठिन निर्माण समय और कठोर निर्माण वातावरण के साथ, चाहे हमने कोई भी परियोजना विकसित की हो, हम इसे कम समय में पूरा नहीं कर सकते। सभी के भाव गंभीर हो गए। हालांकि जमीन का ये टुकड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए यह एक मुश्किल काम था। जिस बात ने सबका सिर दुखाया वह ये थी कि कंपनी ने जमीन का ये टुकड़ा 52 मिलियन युआन में खरीदा था। वानबाओ जिला हाइचिंग जिले जैसा नहीं था। अगर उन्होंने इसे अच्छे से विकसित नहीं किया तो पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। सम्मेलन कक्ष एक पल के लिए खामोश हो गया। हालांकि उपस्थित सभी लोग उद्योग में शीर्ष प्रतिभा वाले थे, लेकिन वे सर्वशक्तिमान नहीं थे। वे बंजर भूमि को सोने में बदलने जैसा कुछ नहीं कर सके। ये स्पष्ट था कि भूमि के इस टुकड़े की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण उत्पन्न प्रतिरोध के कारण वे स्तब्ध थे। जियान ने चेहरे पर शांत भाव के साथ कुर्सी पर बैठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके विश्लेषण से अप्रभावित थी। जियान ए को इन नकारात्मक कारकों और बाधाओं के बारे में लंबे समय से पता था, लेकिन जियान ए सबके विपरीत सोच रहा था। भूमि के इस टुकड़े का वास्तविक मूल्य इसका आकार नहीं, बल्कि इसकी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति थी। जियान ए ने धीरे से अपना सिर उठाया और सभी की ओर देखा। हम भूमि के इस टुकड़े के लिए एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र का निर्माण करने जा रहे हैं। हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्हें जमीन विकसित करनी थी, अन्यथा 50 मिलियन युआन बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि हर कोई हैरान था कि जियान ए इसे आवासीय क्षेत्र के रूप में क्यों विकसित करेगा। जियान ए ने सभी के चेहरों पर भ्रम देखने के बाद समझाया, बैयून शहर के आसपास अनगिनत कस्बे और गांव हैं। उनकी शिक्षा प्रणालियां पिछड़ी हुई हैं, और बैयून शहर की तुलना में उनके शिक्षा मानक निम्न हैं। हमने अभी सहस्राब्दी में प्रवेश किया है, लेकिन बहुत सारे विदेशी पहले ही बैयून शहर में प्रवेश कर चुके हैं। अपने बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेजने वाले लोगों के अलावा ऐसे कई लोग भी हैं जो काम करने के लिए शहर में प्रवेश करते हैं। इन श्रमिकों को भविष्य में अपने बच्चों को स्कूल भेजने की भी आवश्यकता होगी। ये तो एक शुरुआत है।
भविष्य में बच्चों की शिक्षा समाज और परिवारों के लिए प्राथमिकता बन जाएगी। बैयून शहर के आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए बैयून शहर के स्कूल उनके बच्चों के पढ़ने के लिए पहली पसंद हैं। कुल मिलाकर छात्रों की मांग केवल बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि स्कूल के आसपास घरों की मांग भी ज्वार के साथ बढ़ेगी। ऐसे घरों को, जो भविष्य में अत्यंत दुर्लभ होने वाले हैं, हम स्कूल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। मकान, स्कूल जिला मकान। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि वे इस तरह के रियल एस्टेट उत्पाद से अपरिचित थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हर किसी की ऐसी प्रतिक्रिया थी। इस युग में कोई स्कूल जिला मकान नहीं थे। आखिरकार, एक अर्थ में, स्कूल जिला मकान अचल संपत्ति बाजार के व्युत्पन्न थे। कुछ वर्षों के बाद या एक दशक के बाद भी, शैक्षिकी संसाधनों के एकाधिकार के कारण, समाज में एक पदानुक्रमित वर्गीकरण होगा। यह आधुनिक शिक्षा सुधार के लिए भी बड़ी बाधा थी। पिछली शताब्दी में देशों द्वारा निर्धारित आधुनिक तकनीक, पाठ्यपुस्तक सामग्री का विकास अब समय की जरूरतों के अनुरूप नहीं रह सका। स्कूल जिला घरों की उपस्थिति ने मुख्य रूप से एक शहर में शैक्षिकी संसाधनों के वितरण में असंतुलन को प्रतिबिंबित किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ तथाकथित अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय बन गए। भविष्य में एक बार बैयून शहर में छात्र नामांकन संख्या बहुत कठोर हो जाएगी। स्कूल के आसपास एक घर नामांकन के लिए एक कठोर शर्त बन जाएगा। यही कारण है कि 10 वर्षों के बाद राजधानी में एक बेसमेंट 2 लाख युआन प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेचा जा सकता है, और कीमतें अभी भी बढ़ती रहेंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका स्थान प्रमुख स्कूलों के पास था। हालांकि जियान हर किसी को ये कारण नहीं बता सकता था, क्योंकि कोई भी इतने आत्मविश्वास से भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। फिर भी जियान का कारण था, जैसा कि उन्होंने कहा, अगर स्कूलों के पास के घर ऐसी स्थिति में आते हैं जहां आपूर्ति अपर्याप्त है, तो एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र का निर्माण एक आदर्श विकल्प होगा। हालांकि सभी के सामने कठिनाई विकास परियोजना नहीं बल्कि निर्माण कठिनाई थी। जियान ने विषय बदल दिया और मुस्कुराए। मुझे पता है कि हर किसी का सिरदर्द निर्माण की कठिनाई है। मुझे भी सिरदर्द है। हम स्वाभाविक रूप से शहर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए हमें शांत हो जाना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हम जब भी संभव हो शुरुआत करेंगे। किसी प्रोजेक्ट का पूरा होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक दिन में पूरा किया जा सके। इसके अलावा, ये 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का विकास है। इस समय बाई झोंग ने भी कहा, यह सही है। जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम पूर्णता के एक कदम और करीब होंगे, भले ही इसमें 3 से 5 साल या उससे भी अधिक समय लगे। स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस एक दिन पूरा हो जाएगा। विकास विभाग के संचालन निदेशक वांग हुई ने सिर हिलाया और कहा, जैसा कि सीईओ ने कहा, स्कूल जिले के घरों का मूल्य केवल कुछ वर्षों में दिखाया जा सकता है। यह अब स्कूल के आसपास के घरों के मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह सही है। जियान ने सिर हिलाया। इसलिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस का व्यवसाय बढ़ने से पहले हमारे पास इसका उपयोग करने के लिए बहुत समय है। हालांकि अप्रत्यक्ष निर्माण के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। मेरा मानना है कि यह आवासीय क्षेत्र भविष्य में कंपनी को जो रिटर्न देगा वह इसके लायक से अधिक होगा। जियान के आत्मविश्वास ने सभी को प्रभावित किया। वांग हुई ने कहा, हमारा विकास विभाग जल्द से जल्द परियोजना के लिए एक स्थान का मसौदा तैयार करेगा। हान युआनडोंग ने सहमति में सिर हिलाया।
योजना विभाग परियोजना का प्रारंभिक मूल्यांकन भी करेगा और निवेश बजट की गणना करेगा। विकास विभाग से ड्राफ्ट मिलते ही हम पूरी योजना लेकर आएंगे। ये देखकर कि सभी का मनोबल ठीक हो गया है, जियान संतुष्टि में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। फिर उसने राहत की सांस ली और सभी से कहा, एम ग्रुप में सभी का स्वागत करने के लिए मैं आज रात सभी को भोजन कराऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बाई झोउ की ओर देखा। आप भुगतान करेंगे। सम्मेलन कक्ष से बाहर निकलने के बाद हर कोई भाव बदल गए। उन्होंने जियान की पीठ की ओर देखा और चर्चा करने से खुद को नहीं रोक सके। इस नए सीईओ की पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, यहाँ तक कि प्रबंधक बाई भी उसकी बात इतनी आज्ञाकारी ढंग से सुनती है। वांग हुई ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा। सोंग यीओ ने अपना सिर हिलाया। कौन जानता है? मानव संसाधन विभाग के निदेशक सन ताओ ने तुरंत कहा। क्या सीईओ ने इसका उल्लेख नहीं किया है? वह बैयुन शहर से है और एर्जोंग की छात्रा है। यदि आप उत्सुक हैं, तो क्या आप जांच करने के बाद और अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे? हर कोई हैरान रह गया और मुस्कुराते हुए तुरंत इनकार कर दिया। हमारा मतलब यह नहीं है। हर कोई बस उत्सुक है। एक 14 साल की लड़की वास्तव में एक निगम स्थापित करने और रियल एस्टेट में हाथ आजमाने के बारे में सोचेगी। जब हम 14 साल के थे तो हमें ये बातें कैसे पता चलेंगी? वे निजी जासूस नहीं थे, तो वे सीईओ की पृष्ठभूमि की जांच कैसे कर सकते थे? हालांकि हर कोई उत्सुक था। वे बस उत्सुक थे, हान युआनदोंग ने कहा। हालांकि वह केवल 14 वर्ष की है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, वह रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसके विचार हमारे विचारों से भी अधिक गहरे हैं। उसके पास स्कूल जिले के घरों के बारे में भविष्योन्मुखी भविष्यवाणी थी। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता था। सभी ने सिर हिलाया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियान ने जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस की कल्पना की थी उसका युग आएगा या नहीं। ऐसी साहसिक और आत्मविश्वासपूर्ण भविष्यवाणी कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में आम लोग सोच सकते थे। शांत होने के बाद सभी लोग शांत हो गए। वे सभी बाई झोउ के अधीनस्थ थे। चूंकि मैनेजर बाई को सीईओ पर विश्वास था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। सभी के साथ रात्रि भोज के बाद आसमान में पहले से ही अंधेरा था। बाई झोउ जियान को घर भेजना चाहती थी, लेकिन जियान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चलो झोंगलू जिले में स्टारलाइट बार चलते हैं। अगर वह घर जाती तो शायद घर पर कोई नहीं होता। उसकी चाबी खो गई थी और वह घर में प्रवेश नहीं कर सकी। इसलिए वह अपने भाई की तलाश के लिए बार में भी जा सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से अपने भाई को नहीं देखा है। आखिरी बार उसने उसे उस दिन देखा था जिस दिन नाश्ते की दुकान बंद हुई थी। कार धीरे धीरे बार के सामने सड़क के किनारे रुक गई। जियान ने बार के प्रवेश द्वार की ओर देखा। सप्ताहांत होने के कारण वहां बहुत सारे लोग एकत्र थे। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने वाली थी, बाई झोउ ने जियान को एक बैग दिया। यह एक नया फोन है। जियान थोड़ा मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि बाई झोउ वास्तव में कुशल थी। अब चूंकि उसके पास फोन नहीं था, इसलिए उसके लिए बाई झोउ से संपर्क करना सुविधाजनक नहीं था। इस प्रकार उसने खुशी से इसे प्राप्त किया। अस्पताल में सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। हम आंटी को किसी भी समय भर्ती कर सकते हैं। बाई झोउ ने जियान की ओर देखा और कहा। जियान रुका और सिर हिलाया। मैं यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था करूंगा। फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा। इतना कहकर वह कार से बाहर निकल गई। छी यान के चले जाने के बाद
जियान ए ने धीरे से सांस छोड़ी और बार की ओर चल दिया। समाज के कई युवा 2-3 के समूह में बार के बाहर सड़क पर एकत्र थे। जो लोग समाज में घूमना फिरना पसंद करते थे, वे इन 3 स्थानों पर जाना सबसे अधिक पसंद करते थे। बिलियर्ड्स हॉल, आर्केड और बार। वीकेंड भी था, इसलिए ये लोग पहले भी इकट्ठा हो गए। एक अच्छी छात्रा जैसी दिखने वाली लड़की जियान ए को देखकर बहुत से लोग उसे उत्सुकता से देखने से नहीं रोक सके। जियान ए ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उन्हें देखा ही नहीं और सीधे बार के प्रवेश द्वार की ओर चल दी। छोटी लड़की। इससे पहले कि जियान ए प्रवेश कर पाती, एक आकृति अचानक सामने आए और उसे रोक दिया। जियान ए अपनी जगह पर रुकी और ऊपर देखा। उसके सामने वाले व्यक्ति के बाल सुनहरे थे और वह थोड़ा पतला था। उन्होंने स्पष्ट रूप से जियान ए को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत कहा, जियान यू की बहन। जियान ए ने तुरंत गोरे को पहचान लिया। अपने पुनर्जन्म के बाद पहले दिन वह अपने भाई की तलाश में बार में आए। यह वह गोरा था जिसने उसे बुलाया था। जियान ए मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, क्या आप अंदर जा सकते हैं और उसे मेरे लिए बुला सकते हैं? गोरे ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और आश्चर्य से कहा, जियान यू ने इस्तीफा दे दिया। क्या आप नहीं जानते? इस्तीफा दे दिया? जियान ने। वह चौंक गई और अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह नहीं जानती थी। कब की बात है ये? गोरे ने इसके बारे में सोचा और कहा, लगभग 1 सप्ताह पहले। जियान ए हैरान था। क्या उसके भाई की पदोन्नति नहीं हुई और उसका वेतन नहीं बढ़ गया? उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? और उसने पिछले कुछ दिनों से उसे नहीं देखा था। जियान ए ने सोचा कि वह बार में रह रहा है। अगर उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था तो घर क्यों नहीं गए? गोरे ने जियान ए की अभिव्यक्ति को देखा और उसे लगा कि कुछ गलत है। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्या हुआ? जियान यू घर नहीं गया? जियान ए ने अपना सिर हिलाया। वह शायद वापस चले गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में कुछ नहीं कहा। जियान ए को याद आया कि उसकी माँ ने उसके भाई को पहले देखा था, लेकिन अगर उनके भाई ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें सिर्फ 1 या 2 बार ही वापस नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी, जियान ए अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर गोरे की ओर देखा। भाई, क्या आप जानते हैं कि मेरे भाई ने इस्तीफा क्यों दिया? जियान ए इसका पता नहीं लगा सका। उनके भाई ने इस बार में काफ़ी समय तक काम किया था और कुछ समय पहले उनकी सैलरी बढ़ गई थी। अपने चरित्र के चलते वह बिना वजह इस्तीफा नहीं देंगे। जब उसने ये सुना तो गोरा व्यक्ति परेशान हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा। जियान ए को पता था कि गोरा कुछ जानता है। जब वह उसे देखती रही तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जियान ए की नज़र दमनकारी थी। लड़की के घूरने से गोरे आदमी को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और वह अवचेतन रूप से चकमा दे गया। क्यों? जियान ए अपने भाई के बारे में चिंतित थी और उसका स्वर ठंडा हो गया। बस, गोरा शर्मिंदा लग रहा था। जब वह जियान ए की निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने रुक रुक कर कहा, हम भी सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। जियान यू पहले बार में एक लड़की से मिला था। वे कुछ समय के लिए एक साथ थे। वह लड़की। गोरे ने गहरी सांस ली। जियान ए की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने पूछा, लड़की को क्या हुआ? गोरे ने जियान ए की ओर देखा, अपने होंठ भींचे और फुसफुसाया, वह लड़की अब बार मालिक के बेटे की प्रेमिका है। हाँ। जियान ए तुरंत मुस्कुराया और समझ में सिर हिलाया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बेवजह डरावनी थी और उसकी आंखों में बर्फीले गुस्से की झलक भर गई। गोरा भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं।
जहां तक जियान यू के इस्तीफे का इस मामले से कोई लेना देना है, हम सच्चाई नहीं जानते हैं। जियान ए ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ी और तेजी से चली गई। ये संबंधित था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। सत्य भी महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह किसी को भी अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाने देगी, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो या शारीरिक रूप से। इसके अलावा ये दोनों चीजें असंबंधित कैसे हो सकती हैं? उसकी प्रेमिका बार मालिक के बेटे की नई प्रेमिका बन गई थी। जियान ए अपने भाई को जानती थी। वह बार में काम करना जारी रखना और उन दोनों को हर दिन बाहर जाते देखना कैसे स्वीकार कर सकता था? हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात उसके भाई को ढूंढना था। जियान ए को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे चिंता हुई कि उसके भाई को कुछ हो जाएगा। हालांकि जियान यू के पास फोन नहीं था और उससे संपर्क करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। जियान ए सड़क के किनारे खड़ा हो गया और एक पल के लिए झिझका। अंत में वह पहले घर गई, जैसी कि उसे उम्मीद थी। जैसे ही वह आंगन की ओर चली, उसने देखा कि घर में अंधेरा था। जाहिर है उसकी माँ आसपास नहीं थी और उसका भाई वापस नहीं आया था। जैसे ही वह झिझक रही थी कि क्या उसे दरवाजे का ताला तोड़ देना चाहिए, जियान ए को अचानक अपने बगल में एक जीवित व्यक्ति की आभा महसूस हुई। वह तुरंत पीछे मुड़ी और उसने अंधेरी रात में एक पेड़ के तने पर झुकी हुई एक लंबी आकृति को देखा। थोड़ी ठंडी चांदनी के नीचे आदमी का चेहरा अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जियान ए ने उसे ध्यान से देखा और थोड़ा अनिश्चित स्वर में पूछा, भाई वो भी इस्तीफा दे दिया? जियान ए चौंक गई और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह नहीं जानती थी। कब की बात है ये? गोरे ने इसके बारे में सोचा और कहा, लगभग 1 सप्ताह पहले। जियान ए हैरान था। क्या उसके भाई की पदोन्नति नहीं हुई और उसका वेतन नहीं बढ़ गया? उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? और उसने नहीं देखा था वह पिछले कुछ दिनों से। जियान ए ने सोचा कि वह बार में रह रहा है। अगर उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था तो घर क्यों नहीं गए? गोरे ने जियान ए की अभिव्यक्ति को देखा और उसे लगा कि कुछ गलत है। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्या हुआ? जियान यू घर नहीं गया? जियान ए ने अपना सिर हिलाया। वह शायद वापस चले गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में कुछ नहीं कहा। जियान ए को याद आया कि उसकी माँ ने उसके भाई को पहले देखा था, लेकिन अगर उनके भाई ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें सिर्फ 1 या 2 बार ही वापस नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी, जियान ए अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर गोरे की ओर देखा। भाई, क्या आप जानते हैं कि मेरे भाई ने इस्तीफा क्यों दिया? जियान ए इसका पता नहीं लगा सका। उनके भाई ने इस बार में काफी समय तक काम किया था और कुछ समय पहले उनकी सैलरी बढ़ गई थी। अपने चरित्र के चलते वह बिना वजह इस्तीफा नहीं देंगे। जब उसने ये सुना तो गोरा व्यक्ति परेशान हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा। जियान ए को पता था कि गोरा कुछ जानता है। जब वह उसे देखती रही तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जियान ए की नज़र दमनकारी थी। लड़की के घूरने से गोरे आदमी को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और वह अवचेतन रूप से चकमा दे गया। क्यों? जियान ए अपने भाई के बारे में चिंतित थी और उसका स्वर ठंडा हो गया। बस, गोरा शर्मिंदा लग रहा था। जब वह जियान ए की निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने रुक कर कहा, हम भी सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। जियान यू पहले बार में एक लड़की से मिला था। वे कुछ समय के लिए एक साथ थे। वह लड़की, गोरे ने गहरी सांस ली। जियान ए की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने पूछा, लड़की को क्या हुआ? गोरे ने जियान ए की ओर देखा।
अपने होंठ भींचे और फुसफुसाया, वह लड़की अब बार मालिक के बेटे की प्रेमिका है। हाँ। जियान ए तुरंत मुस्कुराया और समझ में सिर हिलाया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बेवजह डरावनी थी और उसकी आंखों में बर्फीले गुस्से की झलक भर गई। गोरा भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। जहां तक जियान यू के इस्तीफे का इस मामले से कोई लेना देना है, हम सच्चाई नहीं जानते हैं। जियान ए ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ी और तेजी से चली गई। ये संबंधित था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। सत्य भी महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह किसी को भी अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाने देगी, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो या शारीरिक रूप से। इसके अलावा ये दोनों चीजें असंबंधित कैसे हो सकती हैं? उसकी प्रेमिका बार मालिक के बेटे की नई प्रेमिका बन गई थी। जियान ए अपने भाई को जानती थी। वह बार में काम करना जारी रखना और उन दोनों को हर दिन बाहर जाते देखना कैसे स्वीकार कर सकता था? हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात उसके भाई को ढूंढना था। जियान ए को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसे चिंता हुई कि उसके भाई को कुछ हो जाएगा। हालांकि जियान यू के पास फोन नहीं था और उससे संपर्क करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। जियान ए सड़क के किनारे खड़ा हो गया और एक पल के लिए झिझका। अंत में वह पहले घर गई, जैसी कि उसे उम्मीद थी। जैसे ही वह आंगन की ओर चली, उसने देखा कि घर में अंधेरा था। जाहिर है उसकी माँ आसपास नहीं थी और उसका भाई वापस नहीं आया था। जैसे ही वह झिझक रही थी कि क्या उसे दरवाजे का ताला तोड़ देना चाहिए, जियान ए को अचानक अपने बगल में एक जीवित व्यक्ति की आभा महसूस हुई। वह तुरंत पीछे मुड़ी और उसने अंधेरी रात में एक पेड़ के तने पर झुकी हुई एक लंबी आकृति को देखा। थोड़ी ठंडी चांदनी के नीचे आदमी का चेहरा अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जियान ए ने उसे ध्यान से देखा और थोड़े अनिश्चित स्वर में पूछा, भाई वूबी? वूबी अपनी जगह पर रुक गया और भौहें चढ़ाकर जियान ए की ओर देखा। ओह! जियान ए ने अपनी अभिव्यक्ति सीधी की और एक पल के लिए रुकी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? मेरा भाई गायब है। गुम? वूबी ने ऐसे भौहें चढ़ा दीं जैसे वह जियान ए को समझ नहीं पाया हो। आपका क्या मतलब है? जियान ए ने आह भरी और वूबी को अपने भाई के बारे में बताया। अंत में उसने चिंतित होकर कहा, अगर उसने इस वजह से इस्तीफा दे दिया है तो उसे घर चले जाना चाहिए। लेकिन गोरे ने कहा कि उसने लगभग 1 सप्ताह के लिए इस्तीफा दे दिया है और मैंने उसे 1 सप्ताह से नहीं देखा है। जियान ए की बातें सुनकर वूबी ने थोड़ी देर बाद धीरे से सिर हिलाया। मैं समझना, चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो, मेरी खबर का इंतज़ार करो। धन्यवाद। जियान ए ने वूबी की आंखों में देखा और तुरंत राहत महसूस की। दूसरी ओर वूबी ने मुस्कुराते हुए स्नेह भरे स्वर में कहा, मूर्ख लड़की, मुझे धन्यवाद मत दो। इसके साथ ही वूबी मुड़ा और चला गया। जियान ए ने रात में लंबी आकृति को देखा और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ अपने होंठ भींच लिए। वे 2 सड़कें पार करने के बाद अंकल वू के घर पहुंचेंगे। हालांकि ये स्पष्ट था कि भाई वू वापस नहीं लौटे। इसके बजाय वह विपरीत दिशा में चला गया। जियान ए अंदाजा नहीं लगा सका कि अंकल वू और भाई वूबी के बीच कुछ चल रहा है या नहीं। हालांकि उसने भाई वूबी को इतने सालों तक नहीं देखा था, जिससे जियान ए हैरान रह गया। वांग यूजी का घर जियान ए के घर से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही जियान ए यार्ड से बाहर चली गई, उसने वांग यूजी को यार्ड में कपड़े इकट्ठा करते हुए खड़े देखा। चाची, जियान ए ने पुकारा।
वांग यूझी ने दरवाजे की ओर देखा और जियान ए को प्रवेश करते देखा। वह स्तब्ध रह गई और तेजी से आगे चल दी। जियो ए, अंदर आएं, मेरी चाबी खो गई। घर पर कोई नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना है, जियान ए ने कहा। जब वांग यूझी ने ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुमने चाबी क्यों खो दी? जल्दी से घर में प्रवेश करो। जियाची अंदर है। जियान ए को स्वाभाविक रूप से अपनी चाची के साथ समारोह में खड़े होने की जरूरत नहीं थी। वह तुरंत घर में घुस गई। दीदी, तुम यहाँ क्यों हो? जब जियाची ने जियान ए को देखा तो वह दंग रह गया। उसने समय देखा और आश्चर्यचकित रह गया। शाम के 9 बज चुके थे। जियान ए जियाची के बिस्तर के पास बैठ गई और उसने अपनी गोरी और कोमल चचेरी बहन की ओर अपनी भौहें उठाईं। क्यों, क्या मेरा स्वागत नहीं है? जियाची के चेहरे पर एक मासूमियत झलक रही थी और उसने लकड़ी के भाव के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, आपका स्वागत है, स्वागत है। अपने चचेरे भाई की चकित और सुंदर उपस्थिति को देखकर उसके चेहरे पर प्रतीत होता है कि नगण्य शिशु वसा के साथ। जियान ए का दिल पिघल गया। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन उसने आगे बढ़कर याओ जियाची के चेहरे पर चुटकी काट ली। तुम इतने प्यारे क्यों हो? दर्द हो रहा है। याओ जियाची खर्राटे लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसका चेहरा जियान ए के हाथ की ताकत का अनुसरण करता हुआ ऊपर की ओर झुक गया। इसी समय वांग यूझी अंगूर की एक प्लेट लेकर अंदर आए। भाई बहनों को लड़ते देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रहे सकी। जियो ए, कुछ अंगूर खाओ। आपने रात का भोजन खा लिया? जियान ए ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और सिर हिलाया। हाँ, अंकल अभी तक वापस नहीं आए। वांग यूझी ने जियाची की मेज के सामने एक कुर्सी खींची और बैठ गए। जब उसने ये सुना तो बोली, रात को एक मालगाड़ी स्टेशन में दाखिल हुई। उसे आज रात ओवरटाइम काम करना होगा और वह वापस नहीं आएगा। याओ फेंग रेलवे के लिए एक मालवाहक था। यदि ट्रक रात में स्टेशन में प्रवेश करते थे तो ओवरटाइम काम करना आम बात थी, लेकिन वह अधिक कमा भी लेते थे। चाची, फिर मैं आज रात तुम्हारे साथ सोऊंगा। मेरी माँ देर रात को काम से बाहर जा रही है। जियान ए ने एक अंगूर खाया और कहा। वांग यूझी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है, मैं बाद में तुम्हारी माँ को फ़ोन करके बता दूंगी। वांग यूझी को कोठरी में एक साफ कंबल मिला और उसे जियान ए के लिए बिछा दिया। उसने जियान ए के उपयोग के लिए एक नया तौलिया भी निकाला। जियान ए ने लापरवाही से अपना चेहरा धोया और बिस्तर पर चली गई, जबकि वांग यूझी बिस्तर के पास दर्पण के सामने बैठी और उसे कंघी की। बाल, उसने तुरंत सहज स्वर में कहा, तुम्हारे चाचा ने पहले ही एक घर खरीद लिया है। ये झोंगलू जिले में एक नया पड़ोस है। इसे पुनर्निर्मित किया गया है और इसे विवाह घर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी जल्दी? जियान ए तकिए पर वापस झुक गया और आश्चर्यचकित रह गया। केवल 10 दिन से अधिक हुए थे, लेकिन उसे पहले से ही एक उपयुक्त घर मिल गया था। वांग यूझी ने तुरंत धीरे से आह भरी। ये तेज कैसे नहीं हो सकता? आपके दादा दादी भी चिंतित हैं। तुम्हारे चाचा अब जवान नहीं हैं और आखिरकार उनकी शादी हो रही है। अगर उस महिला की कोई फरमाइश है तो उन्हें उसे तुरंत पूरा करना होगा। वांग यूझी वांग युनमेई की तरह नहीं थे। उनका व्यक्तित्व सौम्य था, भले ही वह बचपन से ही घर में उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद भी वह अपने बड़ों का बहुत आदर करती थी। उसके मन में अपने भाइयों के लिए ज्यादा भावनाएं नहीं थीं, लेकिन अगर यह पारिवारिक मामला था तो वह मैं चिंता किए बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी अपने कारखाने की लड़कियों को अपने भाई से मिलवाने की कोशिश की थी,
लेकिन उसके भाई का व्यक्तित्व अप्रत्याशित था। उसे शराब पीना और ताश खेलना पसंद था। कुछ लड़कियों को उससे मिलवाने के बाद न केवल वे सफल नहीं हुई बल्कि उन्हें नाराज कर दिया। वांग युनफा पहले से ही अपने 30वें दशक में थे और आखिरकार उनकी शादी होने वाली थी। उसकी बहन होने के नाते वह उसके लिए खुश थी। ये सुनकर जियान ए ने हल्के से सिर हिलाया। वांग युझी ने कहा, लेकिन दुल्हन का परिवार अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने वालों में से नहीं है। घर और सगाई के उपहारों के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। मैंने सुना है कि दुल्हन अब जवान नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है जब तक वे जानते हैं कि एक साथ अपना जीवन कैसे जीना है। जियान ए ने अपने होंठ भींचे और शांति से कहा, सिर्फ ये जानना काफी है कि कैसे जीना है। चाचा को कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो उन्हें अपने वश में कर सके। अन्यथा कौन जानता है कि शादी के बाद उनका जीवन कैसा होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ए ने उत्सुकता से पूछा, उसने नया घर कितने में खरीदा? 1,20,000 युआन। यह 80 वर्ग मीटर से अधिक है और इसका नवीनीकरण किया गया है, वांग युझी ने कहा। बात सिर्फ इतनी है कि स्थान थोड़ा हटकर है। जियान ए ने समझदारी से सिर हिलाया। जोंगलू जिला हाइचेंग जिला या वानबाओ जिला जैसा नहीं था और संपत्ति की कीमतें अधिक नहीं थीं। उनके चाचा ने साउथ सिटी में 2 घर बेचे और अपने परिवार के लिए 2 लाख युआन प्राप्त किए। अगर उसकी शादी हो जाती तो उसकी दादी उसे कुछ पैसे जरूर देती। घर और सगाई के उपहारों को मिलाकर काफी पैसा बचा होना चाहिए। जियान ए के मन में अपने दोनों चाचाओं के लिए कोई अतिरिक्त भावना नहीं थी। उसके मन में उनके बारे में अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ा, चूंकि वह याद कर सकती थी। इन 2 लोगों ने उस पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा। उसके बड़े चाचा उनके परिवार से बातचीत नहीं करते थे। जब बुजुर्ग अपना जन्मदिन मनाते थे या जब उनके पास नए साल के दौरान एक दूसरे से मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था, तब वह आमतौर पर एक अजनबी होता था। वह अक्सर अपने छोटे चाचा से मिलती थी, लेकिन जब भी वह आता था, केवल पैसे मांगता था। उसकी माँ ने बार बार उसकी मदद की, लेकिन उसने उसकी ज्यादा मदद नहीं की। उसके पिछले जीवन में उसकी माँ के अंतिम संस्कार के समय दोनों चाचा भी आसपास नहीं थे। अपने छोटे चाचा के बारे में चिंता न करते हुए जियान ए ने अपनी स्थिति बदल ली और लेट गई। उसने वांग युझी की ओर देखा और पूछा, चाची, क्या आप घर ढूंढ रही हैं? उसने अपनी चाची से कहा था कि साउथ सिटी को ध्वस्त कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि उनके लिए उनका वर्तमान घर भी खरीद लिया। फिर उसने उन्हें बाहर एक नई इमारत खरीदने में मदद करने की योजना बनाई ताकि विध्वंस के दौरान संपत्ति की कीमतें बढ़ न जाएं। इसे ढूंढना इतना आसान कैसे हो सकता है? वांग युनमेई ने असहाय होकर आह भरी। तुम्हारे चाचा और मैं दिन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता। इसके अलावा हम एक ऐसी गाड़ी खरीदने की भी योजना बना रहे हैं जो येघोंग के करीब हो। तुम्हारे भाई के लिए स्कूल जाना अधिक सुविधाजनक होगा। जियान ए ने समझ में सिर हिलाया। येघोंग हाइचेंग जिले में था, यहाँ तक कि पुराने पड़ोस में आसपास के सेकंड हैंड घर भी सस्ते नहीं थे। यही वजह थी कि उसकी चाची को अभी भी उपयुक्त घर नहीं मिल सका। अगले दिन जियान ए जल्दी उठ गई। वर्ष के इस समय बैयून शहर में दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर था। हालांकि जब से जियान ए ने मानसिक साधना तकनीक सीखी, उसे शायद ही कभी ठंड महसूस हुई। उसकी शारीरिक फिटनेस और कार्यों में सूक्ष्म सुधार हुआ था। जियान ए ने बस अपनी मांसपेशियों को यार्ड में फैलाया। उसने लंबे समय से व्यायाम करने की योजना बनाई थी, लेकिन साउथ सिटी में सड़क चिकनी नहीं थी, इसलिए वह अब केवल यही कर सकती थी।
जब वह अपने कमरे में लौटी तो वांग यूझी ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। दलिया, नमकीन सब्जियां और उबले अंडे। नींद भरी आंखों के साथ कमरे से बाहर निकलते ही याओ जियाची के बाल हवा में उड़ गए। ये देखकर वांग यूझी यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, अपनी बहन को देखो। वह व्यायाम करने के लिए जल्दी उठ गई। जियाची ने वांग यूझी को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे मेज पर जाकर बैठ गया। उसने अचंभित होकर जियान ऐसे कहा। सुबह जियान ए ने अंडे छीलते समय जियाची की ओर देखा। देख के वह केवल पायजामा पैंट पहने हुए उसके बगल में बैठा था। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन आगे बढ़ी और उसकी छाती पर चुटकी ली। याओ जियाची हैरान था। वह तुरंत कांप उठा और उसे अब नींद नहीं आ रही थी। जियान ए एक विकृत व्यक्ति की तरह था। उसने आधा अंडा काटा और उदासीनता से कहा, आपने अच्छा प्रशिक्षण लिया है। याओ जियाची ने मुंह हिलाया और स्टूल को और दूर हटा दिया। फिर उसने एक अंडा उठाया और उसे छीलना शुरू कर दिया। ये जियान ए की गलती नहीं थी। पिछले जीवन में उसका एक भाई था। चूंकि वह छोटी थी, उसका बड़ा भाई हमेशा उस पर स्नेह करता था जबकि वह जियाची पर स्नेह करती थी। याओ जियाची की शक्ल और व्यक्तित्व दोनों मनमोहक थे। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी और उसकी अभिव्यक्ति मनमोहक थी। जियान ए उसे चुटकी काटने की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका। इसी समय आंगन के बाहर से आवाज आई। जियान ए ने बाहर देखा और अपनी माँ को अपने चाचा के साथ आंगन में प्रवेश करते देखा। दीदी, क्या तुमने खाना खाया? जब वांग यूझी ने वांग युनमेई को देखा तो उसने जल्दी से अपना काम बंद कर दिया और पूछा। हाँ, वांग युनमेई ने उत्तर दिया। फिर उसने जियान ए की ओर देखा और कहा, आप अपनी चाबी कैसे खो सकते हैं? उसने अपनी चाबियां मेज पर रख दीं और अपना स्कूल बैग जियान ए को सौंप दिया। फिर उसने जियान ए से कहा, स्कूल के बाद चाबियों का एक और सेट लेना याद रखें। जियान ए ने सिर हिलाया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वांग युनमेई ने अपनी चाची और चाचा से कहा, मुझे जाना होगा। सुबह 8 बजे घर को सफ़ेद रंग से रंगने के लिए मुझे घर के चित्रकार से मिलने का समय मिला है। मुझे उसके लिए दरवाज़ा खोलना है। वांग युनजी की प्रतीक्षा किए बिना वह जल्दी से चली गई। जियान ए ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया और उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। आंटी, अंकल, मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। वह आगे बढ़ी और जियाची के चेहरे पर चुटकी काट ली। धीरे धीरे खाएं। क्या आप अपने भाई का इंतज़ार नहीं करेंगे? वांग यूझी ने पूछा। जियान ए ने बाहर निकलते हुए जवाब दिया, उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं धोया है, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर रही हूँ। यार्ड छोड़ने के बाद जियान ए तेजी से भाग गया। कुछ देर बाद उसने वांग युनमेई को अपने सामने देखा। माँ, जियान ए ने जल्दी से पुकारा। वांग युनमेई अपनी जगह पर रुक गईं और घूम गईं। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, तुम जियाची के साथ क्यों नहीं गईं? जियान ए वांग युनमेई के पास दौड़ी और लापरवाही से अपना हाथ लहराया। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने पूछा, आप अपने शरीर को देखने के लिए मेरे साथ फर्स्ट हॉस्पिटल कब आ रहे हैं? वांग युनमेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वह अपने शरीर को नहीं त्यागेंगी। तो उसने कहा, मैं जल्द ही जाने के लिए कुछ समय ले लूंगी। नहीं, जियान ए गंभीर लग रहा था। अगर तुम अकेले हो तो मुझे चिंता हो रही है। जियान ए ने एक पल के लिए रुककर कहा, चलो इसे आज दोपहर में करते हैं। आज दोपहर के समय प्रथम अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करें।
जियान एक और दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर उन्होंने अब और देर की तो कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाएगा। उसे जल्द से जल्द अपनी मां को जियोजेन का इलाज करवाना था। वांग युनमेई ने अपनी बेटी की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मां दोपहर को अस्पताल में आपका इंतजार करेंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक आरामदायक मुस्कान प्रकट करना नहीं भूली। उस समय वांग युनमेई को इतनी उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज करेंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा कि देश में वर्तमान चिकित्सा तकनीक के साथ वे कीमोथेरेपी के साथ उसके जीवन काल को कुछ समय के लिए बढ़ा सकते हैं। हालांकि अपनी बेटी का सामना करते हुए वांग युनमेई को पता था कि उसे मजबूत और आशावादी होना होगा। वह अपने दिल में उम्मीद खो सकती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी को ये दिखाने देना था कि उसने हार नहीं मानी है। अगर वह दिन आ गया कि वह चली गई, तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। चतुर जियान बता सकती थी कि उसकी मां जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। यह जानने के बाद भी कोई बात नहीं कर सकता था और हंस नहीं सकता था कि उन्हें कैंसर है। उसकी मां का आशावाद सिर्फ उसे बेहतर महसूस कराने के लिए था। उसके दिल में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन जियान ने इसे नहीं दिखाया। इसके बजाय वह केवल गुप्त रूप से खुश हो सकती थी कि उसके पास जियोजेन है। जैसे ही उसने कक्षा में प्रवेश किया, जियान ने लिन यी की खाली सीट देखी। उसे मिलने के लिए समय निकालना चाहिए था। वह कल दोपहर को अस्पताल में थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले से ही कंपनी के साथ बैठक का कार्यक्रम तय कर लिया था। ये देखकर कि लिन यी यहाँ नहीं है, उसने मन में सोचा, ऐसा लगता है जैसे वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जियान ने, आप कैसे हैं? फिर जैसे ही वह अपनी सीट पर लौटी और बैठने से पहले जिया क्विंगहुआन, जो बगल में थी, के चेहरे पर चिंता की झलक थी। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जियान ने अपनी गणित की किताब निकाली और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ये देखकर कि जियान की अभिव्यक्ति और स्थिति अच्छी लग रही थी, जिया क्विंगहुआन को राहत मिली। हालांकि उसे याद आया कि आग लगने पर जियान भी चौथी मंजिल पर पहुंच गई थी, लेकिन अब वह पहले से ही ठीक थी। दूसरी ओर एक लड़का लिन यी अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ था। वह बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लिन यी बहुत घटिया है। तुम ठीक हो गए, लेकिन अस्पताल में अभी भी उसके शरीर में एक ट्यूब चिपकी हुई है। तो बास्केटबॉल का ये सब खेलना व्यर्थ था। जैसे ही वह बोल रहा था, सुन दाशेग ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जब उसने लिन यी की सीट देखी तो वह दंग रह गया। क्या छात्र लिन यी यहाँ नहीं है? अन्य छात्रों को नहीं पता था कि लिन यी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें लगा कि उसे अभी देर हो गई है। जैसे ही हर कोई हैरान था, कक्षा में जियान यी की कोमल आवाज़ सुनाई दी। शिक्षक सुन, लिन यी बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने मुझसे छुट्टी के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए कहा। जियान यी की अभिव्यक्ति स्वाभाविक थी, लेकिन उसके शब्द संकेत से भरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि अन्य लोग लिन यी के साथ उसके रिश्ते को गलत समझेंगे, जैसा कि अपेक्षित था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कक्षा में छात्रों ने चर्चा शुरू कर दी। हो, जियान यी ने लिन यी के लिए छुट्टी मांगी। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? लिन यी ने जियान यी से मदद करने को कहा। क्या चल रहा है? अगर वह छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए यान तियान या गाओ यान को होना चाहिए, है ना? जियान यी का स्थानांतरण कुछ ही दिनों के लिए हुआ है, लेकिन वह पहले से ही लिन यी के बहुत करीब है। तटीय मंडप पर सबसे पहले चांदनी पड़ती है। इसके अलावा
जियान यी बहुत सुंदर है और उसका स्वभाव और पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लिन यी उसे पसंद करती है ना? फुसफुसाहटें उठीं और गिर गईं। अंत में सभी ने माना कि लिन यी और जियान यी एक साथ थे। पीछे की सीट पर बैठी ली युनमेई के चेहरे पर सबसे खराब भाव थे। वह ये कैसे स्वीकार कर सकती थी कि उसके सबसे अच्छे दोस्त और उसके क्रश के बीच अफवाह थी? वह बता सकती थी कि जियान यी को लिन यी पसंद है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन यी भी जियान यी को पसंद करेगी। सुन दाशेग ने तुरंत पूछा, अस्पताल में भर्ती? क्या ये गंभीर है? लिन यी के ग्रेड उत्कृष्ट थे और वह एक खेल विशेषज्ञता का छात्र था। चूंकि सुन दाशेग के मन में हमेशा उनके बारे में अच्छी धारणा थी, उनका स्वर चिंता से भरा था। चिंता मत करो शिक्षक, मैं कल दोपहर को उससे मिलने गया था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा कमजोर है। वह ठीक है, उसे जल्द ही कक्षा के लिए वापस आना चाहिए, जियान यी ने तुरंत कहा। वांग युनमेई ने अपनी बेटी की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और सिर हिलाया। ठीक है, माँ दोपहर को अस्पताल में आपका इंतजार करेगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक आरामदायक मुस्कान प्रकट करना नहीं भूली। उस समय वांग युनमेई को इतनी उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज करेंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा कि देश में वर्तमान चिकित्सा तकनीक के साथ वे कीमोथेरेपी के साथ उसके जीवन काल को कुछ समय के लिए बढ़ा सकते हैं। हालांकि अपनी बेटी का सामना करते हुए वांग युनमेई को पता था कि उसे मजबूत और आशावादी होना होगा। वह अपने दिल में उम्मीद खो सकती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी को ये दिखाने देना था कि उसने हार नहीं मानी है। अगर वह दिन आ गया कि वह चली गई, तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। चतुर जियान बता सकती थी कि उसकी माँ जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। यह जानने के बाद भी कोई बात नहीं कर सकता था और हंस नहीं सकता था कि उन्हें कैंसर है। उसकी माँ का आशावाद सिर्फ उसे बेहतर महसूस कराने के लिए था। उसके दिल में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन जियान ने इसे नहीं दिखाया। इसके बजाय वह केवल गुप्त रूप से खुश हो सकती थी कि उसके पास जियोजेन है। जैसे ही उसने कक्षा में प्रवेश किया, जियान ने लिन यी की खाली सीट देखी। उसे अस्पताल में उनसे मिलने के लिए समय निकालना चाहिए था कल दोपहर, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसने पहले से ही कंपनी के साथ एक बैठक निर्धारित की थी। यह देखकर कि लिन यी यहाँ नहीं है, उसने मन में सोचा, ऐसा लगता है जैसे वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जियान ने, आप कैसे हैं? फिर जैसे ही वह अपनी सीट पर लौटी और बैठने से पहले जिया क्विंगहुआन, जो बगल में थी, के चेहरे पर चिंता की झलक थी। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जियान ने अपनी गणित की किताब निकाली और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ये देखकर कि जियान की अभिव्यक्ति और स्थिति अच्छी लग रही थी, जिया क्विंगहुआन को राहत मिली। हालांकि उसे याद आया कि आग लगने पर जियान भी चौथी मंजिल पर पहुंच गई थी, लेकिन अब वह पहले से ही ठीक थी। दूसरी ओर एक लड़का लिन यी अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ था। वह बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लिन यी बहुत घटिया है। तुम ठीक हो गए, लेकिन अस्पताल में अभी भी उसके शरीर में एक ट्यूब चिपकी हुई है। तो बास्केटबॉल का ये सब खेलना व्यर्थ था। जैसे ही वह बोल रहा था, सुन दाशेग ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जब उसने लिन यी की सीट देखी तो वह दंग रह गया। क्या छात्र लिन यी यहाँ नहीं है? अन्य छात्रों को नहीं पता था कि लिन यी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें लगा कि उसे अभी देर हो गई है। जैसे ही हर कोई हैरान था, कक्षा में जियान यी की कोमल आवाज़ सुनाई दी, शिक्षक सुन।
लिन यी बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने मुझसे छुट्टी के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए कहा। जियान यी की अभिव्यक्ति स्वाभाविक थी, लेकिन उसके शब्द संकेत से भरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि अन्य लोग लिन यी के साथ उसके रिश्ते को गलत समझेंगे, जैसा कि अपेक्षित था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कक्षा में छात्रों ने चर्चा शुरू कर दी। हो, जियान यी ने लिन यी के लिए छुट्टी मांगी। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? लिन यी ने जियान यी से मदद करने को कहा। क्या चल रहा है? अगर वह छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए यान तियान या गाओ यान को होना चाहिए, है ना? जियान यी का स्थानांतरण कुछ ही दिनों के लिए हुआ है, लेकिन वह पहले से ही लिन यी के बहुत करीब है। तटीय मंडप पर सबसे पहले चांदनी पड़ती है। इसके अलावा जियान यी बहुत सुंदर है, और उसका स्वभाव और पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लिन यी उसे पसंद करती है ना? फुसफुसाहटें उठीं और गिर गईं। अंत में सभी ने माना कि लिन यी और जियान यी एक साथ थे। पीछे की सीट पर बैठी ली युनमेई के चेहरे पर सबसे खराब भाव थे। वह ये कैसे स्वीकार कर सकती थी कि उसके सबसे अच्छे दोस्त और उसके क्रश के बीच अफवाह थी? वह बता सकती थी कि जियान यी को लिन यी पसंद है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन यी भी जियान यी को पसंद करेगी। सुन दाशेग ने तुरंत पूछा, अस्पताल में भर्ती, क्या ये गंभीर है? लिन यी के ग्रेड उत्कृष्ट थे, और वह एक खेल विशेषज्ञता का छात्र था। चूंकि सुन दाशेग के मन में हमेशा उनके बारे में अच्छी धारणा थी, उनका स्वर चिंता से भरा था। चिंता मत करो, शिक्षक, मैं कल दोपहर को उससे मिलने गया था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा कमजोर है। वह ठीक है, उसे जल्द ही कक्षा के लिए वापस आना चाहिए, जियान यी ने तुरंत कहा।